आज से 2 सीजन पहले अगर आपने किसी रियल मैड्रिड फैन से पूछा होता कि तुम्हारा सपना क्या है, 2 सीजन या 3 सीजन पहले आप मान लीजिए, जब एम्बापे से लिंक होती थी और उस टाइम जब एम्बापे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था पीएसजी के साथ, फिर सब्सिक्वेंटली बेलिंगम के साथ लिंक आने लगी, तो जब दूसरा गोल मारा है आज रियल मैड्रिड ने मैन सिटी को, उसका पासिंग सीक्वेंस ये था: बेलिंगम इनटू विनीशियस, विनीशियस इनटू रॉड्रिगो, रॉड्रिगो इनटू एम्बापे और एम्बापे विद अ ब्रिलियंट फिनिश। ये सपना था आई थिंक कई सारे रियल मैड्रिड फैंस का, जब लिंक्स आने लगी थी, काश ऐसा हो जाए, ये हमको देखने को मिल जाए हमारी फ्रंट लाइन, जिसमें बेलिंगम, एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो ये सब खेल रहे हैं। और अगर इतनी एक स्टार स्टडेड गैलेक्टिको टाइप की लाइनअप फिर से हो जाएगी तो इसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बॉर्डर लाइन नामुमकिन। देखिए, जब एम्बापे आए शुरू में, जब उनकी अराइवल हुई रियल मैड्रिड पे, और स्टार्ट उनका कुछ खास नहीं रहा, बड़े बड़े मैचेस भी हुए जहां पे वो अपना मार्क नहीं छोड़ पाए, हॉट एंड कोल्ड रहा उनका। सुपर कप उनका पहला मैच था अटलांटा के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने गोल स्कोर किए थे, बट उसके बाद वो उस तरीके की फॉर्म नहीं पकड़ पाए जैसा रियल मैड्रिड फैंस होप कर रहे थे। बीच में तो एक ऐसा भी इमोशन चलने लगा था, मतलब जो इम्पेशेंट फैंस होते हैं उनके अंदर, कि भाई ये तो आके टीम की केमिस्ट्री खराब कर रहा है, ये तो बहुत ईगो वाला प्लेयर है और इसके कारण जो है टीम का पूरा मोराल डाउन हो जाएगा। और विनीशियस ऑलरेडी जब एक बैलेंडोर लेवल का अटैकर है हमारे पास, तो एम्बापे को लाने की क्या जरूरत है, और एम्बापे के बिना ही हमारी टीम इतनी अच्छा फंक्शन कर रही है, एम्बापे से लिंक आ रही है 3 साल से, इन 3 साल में 2 चैंपियंस लीग और जीत चुके हैं, तो एम्बापे की इतनी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, उल्टा अभी तो विनीशियस एम्बापे से बेटर खेल रहा है। तो इस तरीके की है ना, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे लोगों के माइंड में कि विनीशियस और एम्बापे कुल मिला के वर्क कैसे करेंगे साथ में। एक जो मैं चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैड्रिड फैंस में, ऑब्वियसली यार, जो मैड्रिड फैंस देखते हैं, गेम की समझ है जिनको, और जो एक्चुअली में जानते हैं कि चल क्या रहा है, उनमें से कोई ये बात नहीं बोलेगा, लेकिन मैं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन एक काफी खराब पैटर्न मैंने नोटिस किया कि जब जब कुछ भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी रियल मैड्रिड की, या कुछ भी गलत हो जाता था, तो पूरा ब्लेम जो है वो कार्लो एंचेलोटी पे डाल दिया जाता था। भाई, कार्लो एंचेलोटी को फॉर सम स्ट्रेंज रीजन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ मैड्रिड फैन से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। उस बंदे ने एक अनबिलीवेबल काम किया है, एज अ स्टॉप गैप लाया गया था कार्लो एंचेलोटी को कि आप आ जाइए, आप एक्सपीरियंस मैनेजर है, आप ऑलरेडी हमें एक चैंपियंस लीग जिता चुके हैं 2014 में, आप आइए, थोड़ा सा संभालिए इस क्लब को, एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है ये क्लब, हमको थोड़ा सा अपनी स्क्वाड को रीबिल्ड करने दीजिए, एक आप स्टेबल कर दीजिए हमारा शिप, आप इस गाड़ी को पकड़ लीजिए और इसको थोड़ा सा ट्रैक पे ले आइए। ट्रैक पे क्या लाना था भाई, सक्सेसफुल बना दिया, फिर से सब कुछ जिता दिया, मल्टीपल टाइम सेट कंप्लीट कर दिया फिर से आके, 3 सीजन में 2 चैंपियंस लीग, और फिर आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज। और कार्लो एंचेलोटी के लिए पता है क्या बोला जाता है इस मैड्रिड टीम के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली ये जब से अभी ये जो सेकंड स्पेल चला है कार्लो एंचेलोटी का रियल मैड्रिड में, कि पावर ऑफ फ्रेंडशिप, इंडिविजुअल क्वालिटी, कमबैक मेंटेलिटी, आईब्रो ऊपर कर दी और जीत गए। लोग ना टैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कार्लो एंचेलोटी एक टैक्टिकल मैनेजर नहीं है। कार्लो एंचेलोटी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सीजन्स निकलवाते हैं अपने फॉरवर्ड्स के। अगर आप चेल्सी की बात करें, अगेन मैं चेल्सी को ला रहा हूँ इस वीडियो में, और कैसे मैं चेल्सी ले आता हूँ, क्या बात है हर वीडियो में। तो चेल्सी की अगर हम बात करें, जब कार्लो एंचेलोटी चेल्सी के मैनेजर थे, तो ड्रॉगबा का जो सबसे प्रोडक्टिव सीजन था वो कार्लो एंचेलोटी की मैनेजरशिप में आया था। 2009-2010 सीजन की मैं बात कर रहा हूँ। चेल्सी उस सीजन 100 गोल मारने वाली प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली टीम बनी थी, और ड्रॉगबा ने 29 प्रीमियर लीग गोल्स मारे थे, 29 प्रीमियर लीग गोल्स इन अ सीजन, जिस सीजन वो एफकॉन खेलने गए थे। तो एक एक डेढ़ महीने के लिए ड्रॉगबा अवेलेबल भी नहीं थे, तो एफकॉन नहीं होता तो उस सीजन तो पता नहीं क्या 40 गोल 35 गोल तो मार ही देते ड्रॉगबा। तो ड्रॉगबा का मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन अंडर कार्लो एंचेलोटी। आंद्रे शेफचेंको, एसी मिलान के स्ट्राइकर, जब बैलेंडोर जीते थे 2003 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2004 में, जब भी इन्हीं किसी 2 साल में वो बैलेंडोर जीते थे, तब मैनेजर थे उस टीम के कार्लो एंचेलोटी। विनीशियस को अनलॉक करने वाला जो मैनेजर आया रियल मैड्रिड में, वो है कार्लो एंचेलोटी। बेंजीमा का सबसे प्रोडक्टिव सीजन गया अंडर कार्लो एंचेलोटी। और हम सोच रहे हैं कि ये कार्लो एंचेलोटी जो
मल्टीपल फॉरवर्ड्स को खिलाता है एक साथ, ड्रॉगबा नेल्का की पार्टनरशिप चेल्सी में, शेफचेनको क्रेस्पो की पार्टनरशिप एसी मिलान में। एवर्टन के अगर उनके स्पेल की बात करें, 2 सीजन्स वो एवर्टन में रहे, और अगेन उस स्पेल को लोग भूल जाते हैं, तो जितनी एवर्टन की स्क्वाड की क्षमता थी और जितनी औकात थी ना, तो 2 सीजन वो रहे एवर्टन में, एक सीजन 12 था ही एवर्टन और अगले सीजन 10 था ही। तो एवर्टन जो एक रेलीगेशन टीम की तरह आप देख रहे हैं, जिसको पिछले 4-5 सीजन से, वो कार्लो एंचेलोटी के अंडर 10th फिनिश की थी, और डोमिनिक काल्वर्ट लुइन भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेयर्स थे उस टीम में और उस सीजन में एज अ होल प्रीमियर लीग में। तो एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना, कि जो प्लेयर्स अपने अपने प्रोडक्टिव सीजन्स कर रहे हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स में अलग अलग जगह पे, वो कार्लो एंचेलोटी के अंडर ही है। इवन लेवेंडोस्की ने भी कार्लो एंचेलोटी के अंडर 43 गोल्स मारे थे एक सीजन में, 47 अपीयरेंसेस में 43 गोल्स पूरे सीजन में बायर्न म्यूनिख के लिए, जब कार्लो एंचेलोटी मैनेजर थे। तो बहुत ज्यादा अच्छे से आउटपुट निकलवाना आता है फॉरवर्ड्स का, और एक फॉरवर्ड लाइन में मल्टीपल फॉरवर्ड्स को कैसे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, उनके ट्रेड्स को कर्टेल करे बिना, ये कार्लो एंचेलोटी को आता है। तो हम कैसे डाउट कर रहे थे कि भाई वो एम्बापे को नहीं वर्क करवा पाएंगे विनीशियस के साथ या रॉड्रिगो के साथ, या इनका गेम जो है वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाएगा और ईगो क्लैशेस होंगे। तो कार्लो एंचेलोटी को क्रेडिट देना चाहिए, उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है जितना वो डिजर्व करते हैं। बट एनीवेज, आई गेस आज की जो परफॉर्मेंस थी वो आप कह सकते हैं कि एकदम मतलब वन साइडेड, जो जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सीजन ट्रेवल जीती थी मैन सिटी, उस सीजन में जो सेमीफाइनल में 4-0 हराया था मैन सिटी ने रियल मैड्रिड को सेकंड लेग में एतिहाद में, कुछ उसी तरीके की परफॉर्मेंस थी आज रियल मैड्रिड की अगेंस्ट मैन सिटी। बर्नाबाओ में आज 4-0 5-0 कुछ भी हो सकता था, वो लास्ट में कॉन्सुलेशन गोल जरूर मिल गया निको गोंजालेस का। बट इतनी छोटी छोटी चीजें है ना रियल मैड्रिड में, मतलब अगेन इतना ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया रियल मैड्रिड को, हम तो क्राइसिस में आ गए। भाई रूडिगर वापस आ गया, जिसका मतलब यह था कि चूआमेनी चला गया मिडफील्ड में। छोटी छोटी ट्वीक्स, रूडिगर के आते ही पूरी काया पलट गई डिफेंस की, ऐसा लगा कुछ गड़बड़ ही नहीं है। चूआमेनी ने आके क्या गेम खेला है भाई मिडफील्ड में, छोटे छोटे इंस्टेंसेस पे वो पासिस रोकना, इंटरसेप्शंस करना, फिजिकली एक न्यूसेंस क्रिएट करना बीच में। वेलवर्डे अगेन, मतलब वो बंदा तो भाई, मतलब क्या बताऊं मैं, खुदा की बरकत से मिला है भाई रियल मैड्रिड को। खैर स्काउटिंग अच्छी है, खुदा की बरकत नहीं है, बट व्हाट अ प्लेयर मैन। कहां पे कहां से कैसे, मतलब आप, मतलब कैसे आप ऐसे प्लेयर को आप डिफाइन करोगे जो हर पोजीशन में इतना अच्छा खेल सकता है। गजब है भाई, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग प्लेयर। और कोई भी गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की वेलवर्डे ने आज फिर से, और पूरी पूरी टीम ही इम्पेकेबल थी रियल मैड्रिड की। अगर हम बात करें, डैनी सिबायोस मेरे हिसाब से एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। जब जब डैनी सिबायोस को हमने खेलते हुए देखा, अभी हमेशा एक 7 on 10 8 on 10 परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं इस सीजन, और जो उनको बोला गया है ना, वो बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है उनका, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे प्लेयर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो कंसिस्टेंट आपके लिए रहे। और टोनी क्रूज का मिस इनिशियली हर्ट कर रहा था, लेकिन जब प्लेयर्स को आप सही पोजीशन में खिलाते हैं, तो स्टिल देयर इज इनफ, मोर देन इनफ इन दिस स्क्वाड, जो दिखता है कि हाँ भाई क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, इफ नॉट दी बेस्ट टीम्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स स्टिल। तो पूरी ही टीम अगेन, जैसे मैंने कहा, विनीशियस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अगेन, रॉड्रिगो ब्रिलियंट, बेलिंगम बहुत बढ़िया। लेकिन अगेन स्टार ऑफ द शो वाज एम्बापे यार, मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर एम्बापे केम टू द पार्टी। और हम सबको पता था कि यार एम्बापे इज टू गुड अ प्लेयर टू फेल। थोड़ा सा टाइम लगना था फिगर आउट करने के लिए कार्लो एंचेलोटी को और रियल मैड्रिड को, कि कैसे एम्बापे को फिट किया जाए सिस्टम में और कैसे उनका बेस्ट निकाला जाए। और एम्बापे खुद इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्हें पता है कि क्या करना है टू बी यूजफुल टू द टीम। तो भाई बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की। मैन सिटी अगेन, मुझे ऐसा लगा था कि एक क्लोज गेम होगा, मेरा प्रेडिक्शन 1-1 था, क्योंकि जिस तरीके से निको गोंजालेस और गुंडोगन का डबल पिवट काम किया था अगेंस्ट न्यूकासल, तो ऐसा लगा कि मिडफील्ड में कंट्रोल आएगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इंटेंसिटी बहुत कम थी मैन सिटी की, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया रियल मैड्रिड को। और जो पहला गोल था, जो राउल असेंसियो ने बॉल डाली है एम्बापे को, आई डोंट थिंक सो उसमें ज्यादा कोई कुछ कर सकता है, वो परफेक्ट बॉल डल गई है बिल्कुल। एडरसन काफी आगे थे अपनी गोल लाइन से, और फिनिश बहुत जबरदस्त थी एम्बापे की, बट वो जो बॉल थी ना, जिस तरीके का रन बनाया एम्बापे ने स्टोन्स और डियाज के बीच में, डियाज शायद थोड़ा सा वहां स्लिप हुए, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ डिफेंसिवली किया जा सकता था। वो इतनी इम्पेकेबल और इमैक्युलेट बॉल थी। और मैं यही कहता हूं कि दिस इज रियल मैड्रिड टेरिटरी,
चैंपियंस लीग नॉकआउट्स इन सैंटियागो बर्नाबाओ बहुत ही ज्यादा हेविली फेवर करता है रियल मैड्रिड को, और यहां पर आप देखते हैं कि इस तरीके के मोमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं प्लेयर्स। तो वहां पे पहला गोल हो गया तो वैसे ही डाउन हो गए थे मैन सिटी के शोल्डर्स। फिर उसके बाद दूसरे गोल को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जो सपना था रियल मैड्रिड फैंस का कि ये फ्रंट लाइन हो जाए तो मजा ही आ जाए, और वो गोल स्कोर किया वहां पे एम्बापे ने। और ये होता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लिटा दिया पूरा ग्वार्डियोल को, जो कंपोजर रखा, जो फिनिश थी काबिले तारीफ। और उसके बाद तीसरा गोल लेफ्ट फुट से, वीक फुट से फिनिश किया, और एक बहुत ही बेहतरीन हैट्रिक मारी एम्बापे ने। और बड़े मैच में, एक इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच में मैन सिटी के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो ये है फुल फ्लेजेड तरीके से एम्बापे का अराइवल इन रियल मैड्रिड वाइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और अब जो है काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। एक जो चीज कंसर्निंग थी मैन सिटी के लिए कि 70-80 मिनट तक भी कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं था। एक फोडन का शॉट ऑन टारगेट आया, फिर वो जो निको गोंजालेस ने लास्ट में एक कॉन्सोलेशन गोल मारा है, वो उनका एक शॉट था। अर्लिंग हालैंड को आज स्टार्ट नहीं मिला बिकॉज उनके चोट लग गई थी घुटने में, एक नॉक था नी में। और केडीबी का भी हमने देखा था कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था पिछले लेग में, और जैसा मैं कहता हूँ केडीबी के लिए फिट नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, तो शायद इसलिए उनको आज स्टार्ट नहीं कराया गया। तो अर्लिंग हालैंड आज होते तो शायद थोड़ा सा परेशान करते, रूडिगर थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहते, बट मारमुश थे, वो इतने ज्यादा फिजिकल नहीं है कंपेयर टू हालैंड। तो पासिंग सीक्वेंसेस भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे मैन सिटी के, जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल किया उन्होंने गेम। ऐसा लग रहा था कि पोजीशन उन्होंने ज्यादा रखा है, लेकिन अगर आप पासिंग के स्टैट्स देखेंगे तो पास ज्यादा रियल मैड्रिड ने कंप्लीट किए इवेंचुअली, और कंट्रोल पूरा रियल मैड्रिड के पास था। और जैसा मैंने कहा कि सही प्लेयर सही पोजीशन में आने के बाद पूरा गेम जो है वो रियल मैड्रिड के पाले में चला गया। रूडिगर के आने से पूरा गेम, जो आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा था जो 50-50 होगा गेम, वो वन साइडेड हो गया। तो वेल डन रियल मैड्रिड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। अब एक बार दोस्तों नजर डाल लेते हैं राउंड ऑफ 16 में क्या क्या मैचेस बन सकते हैं और समीकरण क्या है। हमारे सामने हमारे विनर्स आ चुके हैं लगभग। लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी यूवेंटस और पीएसवी का मैच चल रहा है, और मेरे बोलते ही पीएसवी ने गोल मार दिया दोस्तों, 4-3 हो गया ये। मेरे सामने अभी अभी पीएसवी ने गोल मार दिया है, और यूवेंटस हार रही है अभी करंटली। तो एज थिंग स्टैंड सिर्फ एक इटालियन टीम होगी अभी राउंड ऑफ 16 में, बट कुछ कह नहीं सकते, अभी भी टाइम बचा है, तो देखते हैं क्या होता है। बट एक बार इफ वी जस्ट गो थ्रू द ब्रैकेट और जो स्कोर्स हैं अभी, तो पीएसजी ने ब्रेस्ट को बुरी तरीके से दबा दिया है 10 बार, तो 10-0 से पीएसजी जीत गई है ब्रेस्ट से एग्रीगेट, जिसका मतलब ये होता है कि लिवरपूल या बार्सिलोना को पीएसजी और बेनफिका में से एक टीम मिलेगी। बेनफिका और एएस मोनाको के बीच में भी एक काफी क्लोज मैच हुआ जहां पर बेनफिका 4-3 से जीती। तो पीएसजी बेनफिका वर्सेस लिवरपूल और बार्सिलोना, ये बनता है, इसका ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद डॉर्टमंड और स्पोर्टिंग में कुछ खास हुआ नहीं सेकंड लेग में, और 3-0 से डॉर्टमंड एग्रीगेट पे जीत गई। वहीं पे क्लब ब्रूज ने अटलांटा को बाहर कर दिया। भाई गैस्परिनी ने तो लुकमैन को पब्लिकली कॉल आउट कर दिया कि भाई क्यों पेनल्टी ले रहे हो जब लेनी आती नहीं है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम है, और कुछ इंटरनल विवाद हो गए हैं अटलांटा में, बट क्लब ब्रूज की अच्छी परफॉर्मेंस। तो डॉर्टमंड एंड ब्रूज वर्सेस लिल और एस्टन विला यहां पर हो सकता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। रियल मैड्रिड जीत गई 6-3 से एग्रीगेट पे मैन सिटी से। बायर्न ने 3-2 से हरा दिया सेल्टिक को। अल्फोंसो डेविस ने ड्रामेटिक लास्ट मिनट विनर मारा, 90+4 मिनट में उन्होंने विनर मारा, जिसके कारण एक क्लोज टाइम में बायर्न म्यूनिख हरा पाई सेल्टिक को। तो अब समीकरण ऐसे बैठते हैं कि रियल मैड्रिड या बायर्न म्यूनिख को मिलेगी एटलेटिको मैड्रिड और बायर लेवरक्यूसन। तो यहाँ पे आपको ऑल स्पेनिश, ऑल जर्मन, टॉप टियर लीग एक्शन देखने को मिल सकता है चैंपियंस लीग में। जैसे अभी बायर लेवरक्यूसन और बायर्न म्यूनिख दोनों ही बुंदेसलीगा के टॉप पे हैं, यहीं पे ही टॉप 3 में अभी एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड है। तो ये आपस में आपको मैच देखने को मिल सकते हैं। लेवरक्यूसन वर्सेस रियल मैड्रिड भी हो सकता है, एटलेटिको वर्सेस बायर्न भी हो सकता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। बट देखते हैं क्या होता है। इधर एसी मिलान बाहर हो गई फाइनूट से, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड रेड कार्ड लिया थियो हर्नांडिस ने, जिसके कारण हार गई एसी मिलान, और फाइनूट आ गई है अंदर अब राउंड ऑफ 16 में। इधर पीएसवी और यूवेंटस का मैच चल रहा है, और अभी एज थिंग स्टैंड पीएसवी अभी क्वालिफाई कर रही है। आई डोंट नो क्या होगा फाइनली। तो अगर हम अभी अज्यूम करें कि पीएसवी आ रही है, तो पीएसवी और फाइनूट बोथ डच टीम्स, इनको मिल सकती है आर्सेनल या इंटर मिलान। तो देखते हैं क्या होता है। ये ड्रॉ होगा 21 को, और तब हमें पता चलेगा कि कौन टीम है फाइनली किसको खेलेंगी।
और राउंड ऑफ 16 का फिर हमारा लाइनअप कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद तो कन्वेंशनली चलेगा। तो यहां तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था नए चैंपियंस लीग का फॉर्मेट, इसके बाद तो पुराने चैंपियंस लीग के फॉर्मेट की तरह सब कुछ ऑपरेट करने लगेगा। तो कौन सा ऐसा मैच था जो आपको सरप्राइज किया है, कौन सी ऐसी टीम है जो आपको सरप्राइज की कि अरे भाई ये कैसे आ गई राउंड ऑफ 16 में, मुझे जरूर बताइएगा। आई थिंक लिल एक ऐसी टीम है जो थोड़ा अंडर द रेडार चली गई, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है अभी इस सीजन, और आई थिंक उन्होंने मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों को ही हराया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग लीग फेज में, और थोड़ा सा अंडर द रेडार वो चले गए, उनकी उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। एंड पीएसजी आई थिंक एक बहुत बड़ा दावेदार बन के निकल रही है, तो लिवरपूल हो चाहे बार्सिलोना, जिसको भी पीएसजी मिलती है आसान मैच नहीं होने वाला है। तो ये भी एक चीज है, अगर आप लीग फेज में जैसे टॉप पे आप फिनिश किए तो आपको लगेगा कि यार अब हमें लोअर रैंक टीम से ही खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब लोअर रैंक टीम यहाँ पे पीएसजी है और उन्होंने अब फॉर्म पकड़ लिया और जिस तरीके का उनका स्क्वाड है, तो इट्स नॉट रियली एन इजी गेम नाउ फॉर लिवरपूल और बार्सिलोना, किसी के लिए भी। तो ये भी एक मजा है इस नए चैंपियंस लीग फॉर्मेट का। तो देखते हैं क्या होता है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा अभी तक ये फॉर्मेट, एंड हु वाज योर मैन ऑफ द मैच इन रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी। आई थिंक इट्स एम्बापे यार, ये बोलने पूछने की भी बात नहीं है, बट स्टिल आप बताइएगा एम्बापे के अलावा और कौन सा प्लेयर आपको इंप्रेसिव लगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।